Good morning, all of you. Welcome again. Yes, theme second, writing in city life. Writing and city life. लेखन कार्य, स्क्रिप्ट एंड सिटी लाइफ और शहरी जिंदगी किस तरह से विलेजेस टर्न्स आउट टू बी सिटी, टर्न्स आउट टू बी टाउन, किस तरह से ये बने, छोटे छोटे विलेजेस ये टाउन सिटी में किस तरह कन्वर्ट हुए और उस वक्त के सिटीज के बारे में ये आपने कुछ नाम सुने हैं, जैसे यूरक। यूरक एक पॉपुलर सिटी था मेसोपोटामिया का, यूरक नाम का, URUK। मेरी मेरी सिटी था जो रिवर के पास था, यूफ्रेट्स रिवर के पास सिटी था। यहाँ से ये एक तरह की वर्ल्ड की मंडी थी, यहाँ से बहुत सारे कारोबार हुआ करते थे, बिजनेस एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज हुआ करती थी। और ये जो रिवर थी, ये जो मेरी सिटी था मेसोपोटामिया का, ये कहलाता था वर्ल्ड रूट वाटरवेज। ये हम पढ़ चुके हैं, वी हैव डिस्कस, वी हैव रेड अबाउट देम। नाउ different cultures, different communities entered into Mesopotamia with their traditions, with their cultures, with their rights, with their languages. First of all, you might have learned Sumerian. पहला कल्चर था आपके मेसोपोटामिया सुमेरियन, है ना। ये साउथ में आए, ये लोग साउथ मेसोपोटामिया में ये लोग एंटर हुए और सुमेरियन लैंग्वेज ये बोला करते थे। देन कम्स वन मोर कम्युनिटी, नेमली Akkadian. जब Akkadian आए तो देवर इन लार्ज नंबर, मोर देन सुमेरियन, सो देयर लैंग्वेज बिकेम मोर प्रिवेलेंट या ओवरलैप, देयर लैंग्वेज ओवरलैप्ड ओवर सुमेरियन लैंग्वेज। सुमेरियन लैंग्वेज पे हावी पड़ गई, भारी पड़ गई Akkadian लैंग्वेज बोली जाने। इसके बाद फिर आए एमेरिक लोग, ठीक है ना। वो एमेरिक लोग अपनी लैंग्वेज बोला करते थे, वो भी अमेरिक के नाम से है, या उसे हम कह सकते हैं हेब्रू के नाम से। तो फिर हेब्रू लैंग्वेज या अमेरिक आज भी इराक के कुछ, मॉडर्न इराक में कुछ पार्ट में बोली जाती है, ठीक है। इस तरह से हमारी ये कहानी है शॉर्ट। उसके बाद फिर आता है, हमने पढ़ा था नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट जाना जाता है मेसोपोटामिया का, नॉर्थ ईस्ट पार्ट जाना जाता है काय के लिए, वेजिटेशन के लिए, ग्रीनरी के लिए, ठीक है, और कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत प्रॉपर था। हम अगर मेसोपोटामिया के नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ जाना जाता है स्टेपीज के लिए, स्टेपीज ग्रीन ग्रास लैंड विच वर वेरी वेरी वास्ट एंड बिग, बहुत दूर तक फैले हुए थे। और इसका यूटिलाइज इन लोगों ने कैसे किया, डेयरी प्रोडक्ट अचीव करके, डेयरी प्रोडक्ट ऑब्टेन करके। यहाँ उन्होंने गाय, भैंस, बैल, बकरी, शीप, इनको रियर अप किया, इनको टैम किया, इनको पाला, जिससे उन्होंने बहुत शानदार पैसा कमाया। बहुत साउथ में हम जाएंगे वैसे तो वहां पर ये डेजर्ट के लिए, साउथ में डेजर्ट है, लेकिन इस डेजर्ट में 2 रिवर्स इसको इरिगेट करती हैं। उनका नाम क्या है, एक का नाम है जो नॉर्थ से आती है, एक का नाम है टिग्रीज, दूसरे का नाम है यूफ्रेट्स। ये दोनों रिवर पर्टिकुलर सीजन में साउथ डेजर्ट को, मेसोपोटामिया के साउथ पार्ट को खींचती हैं, उस पार्ट को प्रॉस्पर बनाती हैं, ग्रीन बनाती हैं। और यहाँ से ये जो रिवर्स वगैरह हैं, यहाँ के जो प्रोडक्ट्स है, जो रिवर्स हैं, ये ईरान का जो माउंटेन है, मतलब वहां तक जाती है। और यही वो जगह है, यही वो रिवर्स हैं जहां से व्यापार, वाटरवे शुरू किया गया, जल मार्ग स्टार्ट हुआ। और कहां तक जाता था ये जल मार्ग, ईरान के माउंटेन तक। आपकी बुक में लिखा है, इसको आप वहां कंफर्म कर सकते हैं, मैं सब कुछ आपकी बुक से बोल रहा हूं। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सकेवेशन वर्क, खुदाई वाले काम शुरू हुए, ये भी आप जान चुके हैं, ठीक है। कहां कहां से लोग आए थे आप, ये आप पढ़ चुके हैं। और इंग्लैंड से आए, यूरोप से लोग आए यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने अपनी बाइबल में पढ़ा था मेसोपोटामिया कल्चर के बारे में, ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा था बाइबल में। तो यहाँ पर इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की, तो उन्होंने आके यहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको फंडिंग किया, ठीक है ना, और वो लोग यहाँ पर आए, उनको स्पॉन्सर किया, और फिर उन्होंने बहुत सारा वर्क किया यहाँ पर, और काफी चीजें निकली उसमें से जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपके इंडिया में
कौन सी जगह है वो? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, जो आज पाकिस्तान में सिंध में है। इसी तरह से वहां पर पुरानी एंशियंट सिविलाइजेशन एमर्ज हुई, प्रकट हुई, और बहुत सारी चीजें उसके साथ साथ निकली, और ऐसे एविडेंस मिले कि लाखों लाखों साल पहले वहां पर राइटिंग शुरू हो चुकी थी। उस वक्त के सिटीज निकले, उस वक्त के मंदिर निकले, टेम्पल निकले, कि किस तरह की उनकी बनावट थी, क्या मंदिरों में था, वो हम इसी के थ्रू हम जान रहे हैं। ये लाखों लाखों साल पुराना इतिहास। ठीक है, आज हम लेंगे, तो हमने पढ़ा था पेज नंबर 34, इसमें आप देखें, पेज नंबर 34 से हम स्टार्ट करेंगे, और थीम 2 है पॉइंट रिमेंबर। इसमें क्या फर्स्ट वर्ड, पहली टैबलेट, पहला तवेलू या पहला टाइल, जिसको आप टाइल कह सकते हैं, मिट्टी के बने हुए, कब लिखे गए थे? 3200 BC। द स्क्रिप्ट वॉज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म। स्क्रिप्ट में वो मेसोपोटामियन लोग लिखते थे, उसका नाम था क्यूनिफॉर्म या वेज सिस्टम था। वेज कहते हैं कील जैसे आकार के, जैसे कील होती है ना, कील ठोकते हैं ना अपन, कील का जो आकार होता है, ये कील, ये इस टाइप से, ये इस तरह से वो लोग लिखते थे। नंबर 1। नंबर 2, ऑक्स, फिश, ग्रेन, बॉर्ड, नंबर एटसेट्रा। ये भी वो पिक्टोग्राफिकली, मतलब पिक्चर्स के रूप में, जैसे बैल का फोटो बना दिया और उसमें एक मैसेज पहुंचा दिया। ठीक है, जैसे एक बच्चा बैल बनाता है, कैट बनाता है, तो उसकी बात को हम समझ लेते हैं कि उसके माइंड में क्या है, वो क्या कहना चाहता है हमसे। इस तरह की उस वक्त में स्टार्टिंग थी है राइटिंग की। तो ये स्टार्टिंग शुरू होगा, और टैबलेट रिकवर हुए, हजारों लाखों टैबलेट रिकवर हुए, और उनपे जो लिखा हुआ था, जो रिटर्न लैंग्वेज थी, वो क्यूनिफॉर्म में थी। जो ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया आर्कियोलॉजिस्ट ने, उस वक्त के स्कॉलर्स ने। ठीक है ना, ये बता द साइंस ऑफ द स्क्रिप्ट और ऑफ ऑक्स, ये थे। इसके बाद अब इस तरह से हम देखते हैं कि पिक्टोग्राफ, हम कह सकते हैं ये जो सिस्टम था इनका राइटिंग का, ये पिक्टोग्राफ था। पिक्चर्स को बनाते थे, कुछ नंबर्स के आकार पर था, जिस तरह से एक छोटा बच्चा लिखता है अपने, है ना, क्या कहते हैं उसको, हम उसके लैंग्वेज को हम डिसाइफर करते हैं, उसको हम पहचानते हैं कि हाँ भाई ये कहना चाहता है, इस तरह से। इसके बाद द ग्रेटेस्ट लिगेसी, ये कह रहा है, द ग्रेट लिगेसी ऑफ मेसोपोटामिया वाज द ट्रेडिशन ऑफ रेकनिंग एंड मैथमेटिक्स। रेकनिंग, हिसाब किताब, कैलकुलेशन। किसका कैलकुलेशन? साल में, ईयर में कितने मंथ? 12 मंथ। ये किसका कंट्रीब्यूशन है? ये मेसोपोटामिया का है। फिर उन्होंने 12 महीनों को, एक महीने को डिवाइड किया 4 वीक्स में। ये किसका कंट्रीब्यूशन है? मेसोपोटामियन का। इसमें पढ़ेंगे भी आप। इसके बाद 1 डे को, एक दिन को 24 आवर्स में डिवाइड किया, मेसोपोटामियन। इस तरह से ये जो डिवीजन है, ये आज भी एज इट इज हम दुनिया फॉलो करती है। ये लाखों साल पहले मेसोपोटामियन कल्चर ने दुनिया को दे दिया था, ये सौगात दुनिया को, दुनिया तक पहुंचा दी थी। और ये कहाँ कहाँ गई वहां से निकलकर? अरब कंट्री गई, रोमन एम्पायर पहुंची, ये सारी नॉलेज, किसकी नॉलेज? मैथमेटिक्स की नॉलेज। और रेकनिंग, रेकनिंग मतलब कैलकुलेशन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, प्लस माइनस, ये इराक, आज से मॉडर्न इराक है, वहां का, वहां की ये सौगात है, वहां का ये गिफ्ट है पूरे वर्ल्ड को, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इसके अलावा कहीं और एविडेंस नहीं मिले। ठीक है, अब हम लेते हैं डेवलपिंग ऑफ राइटिंग। इसको हम पढ़ चुके हैं, राइटिंग किस तरह डेवलप हुई। ठीक है, टैबलेट्स को। अब हम आज लेंगे हम 30 सिस्टम ऑफ राइटिंग। सिस्टम ऑफ राइटिंग, यहां से हम पढ़ेंगे राइटिंग का सिस्टम क्या था उस वक्त में, राइटिंग किस तरह होती थी। ये कह रहा है कि द साउंड दैट इज यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंटेड वाज नॉट ए सिंगल कॉन्सिनेंट। ये यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म जो उनकी स्क्रिप्ट थी, उसमें एक वर्ड भी ऐसा नहीं था। ये कह रहा है यहाँ पर कि जो कॉन्सोनेंट हो या इसमें वॉवल, जैसे आज हम पढ़ते हैं इंग्लिश में कॉन्सोनेंट, एम कॉन्सोनेंट है, ए वॉवल है, इस तरह की चीजें उस वक्त में ये चीजें नहीं थी, जिसकी राइटिंग की स्टार्टिंग थी। फिर कहता है कि बट सिलेबल्स, लेकिन कुछ सिलेबल थे, कुछ साउंड थे, पुट, ला और इन, ई की साउंड थी, पी यू, ऊ की साउंड थी,
आ की साउंड थी, ये जो आपको इस तरह के साउंड वगैरह के वाले वर्ड्स वो लोग लिखा करते थे। और ये कितने थे? 100। इस तरह के सिग्नेचर, इस तरह के साइन सैकड़ों थे, ठीक है। एंड ही हैड टू एबल टू हैंडल ए वेट टैबलेट, और इस तरह से उनको एक गीली, एक वेट टैबलेट के ऊपर इन सबको लिखना होता था। इनकी मदद से वो लोग अपना मैसेज आगे तक कन्वे करते थे। एंड गेट इट रिटन बिफोर इट ड्राइड, और उस वक्त तक लिखते थे जब तक ये सूख ना जाए। जब तक गीली होती थी ये लिखते रहते थे, और जब सूख जाती थी फिर लिखना छोड़ देते, क्योंकि फिर इस पर लिखना पॉसिबल नहीं होता था। फिर नेक्स्ट क्ले टैबलेट ये लोग लेते थे, फिर उस पर, क्योंकि वो गीली होती थी, गीले उसके ऊपर ये लोग ऐसे लिखा करते थे। सो राइटिंग वाज इस तरह से जो राइटिंग थी स्किल्ड, एक कुशल क्राफ्ट थी, स्किल्ड क्राफ्ट थी। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट क्या बात कहता है, इट वाज एन एनॉर्मस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल उपलब्धि थी उस दौर की, जो उन्होंने इस हद तक डेवलपमेंट कर लिया था। कन्वेइंग इन विजुअल फॉर्म द सिस्टम ऑफ साउंड ऑफ पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जिसे यूनिफॉर्म का करते थे, उसमें कुछ साउंड इन्होंने डेवलप कर लिए थे, और उससे काफी हद तक मदद मिली उस वक्त के लोगों को अपनी बात सामने वाले तक कन्वे करने में या पहुंचाने में। अब इसके बाद आता है, सॉरी, ओके, नेक्स्ट आता है लिटरेसी। अब देखिए लिटरेसी, मेसोपोटामियन की लिटरेसी, साक्षरता, स्टार्टिंग ये कहां से, इसका परमार कहां से मिलता है? तो उस वक्त में एक एपिक पोएम, मतलब एपिक कहते हैं ग्रंथ, एक बहुत वेरी लॉन्ग पोएम लिखी गई थी। जिस तरह से महाभारत एपिक है, रामायण एपिक है, एक कविता लिखी गई थी। वो कविता किसी अधिकारी ने एक राजा को लिखी थी। फिर उस राजा के सामने उस एपिक पोएम को पढ़ा गया, इसमें उसी का मेंशन है। इसको आप पढ़ेंगे किस तरह से, ये अपने आप में एक एविडेंट, एक प्रमाण है कि लिखी हुई चीजें किस तरह। यह लिखा है टू माय लॉर्ड, इस तरह मेरे स्वामी महाराज, है ना, ये लिखा है इसमें, स्पीक दस सेज यूर, इस तरह से एक सर्वेंट है जो उनके सामने वो लेकर आया है एक संदेश। आई हैव कैरीड आउट द वर्ड, ये पोएम यहाँ से स्टार्ट, ये कविता है, और इसी कविता को, इस एपिक पोएम को इन्होंने यहाँ पर आगे समझाया है एक एपिसोड के थ्रू। एक घटना है, एक राजा अपने मैसेंजर को पहुंचाता है किसी दूसरे राजा के पास। क्यों पहुंचाता है? और वो उससे कहता है कि तुम जाओ, मतलब यूरक के जो रूलर हैं, जो किंग हैं, उनका नाम यहाँ पर आया है। हम इसको पढ़ रहे हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है एमरकर, उनका नाम है एमरकर। ये अपने एक मैसेंजर को ऑरली, ठीक है ना, मौखिक रूप से कहते हैं कि तुम जाओ और एक मंदिर, एक टेम्पल, एक पूजा स्थल है, मैं इसको डेकोरेट करना चाहता हूँ, मैं इसको ब्यूटीफाई करना चाहता हूँ। तो इसके लिए तुम लेपिस, नीले रंग का पत्थर जो कीमती होता है, ये और कुछ मेटल, मतलब सिल्वर, गोल्ड, ये तुम पड़ोसी एक राजा है, थोड़ा दूर है यहाँ से, उससे लेकर आओ, वहां का जो चीफ है उससे लेकर आओ। ये चलता है बेचारा, रास्ते में बहुत पहाड़, ऊंच, कहाँ सड़कें थी उस वक्त में? उस वक्त में ना सड़कें थी, ना बिल्कुल हर तरफ पेड़, ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों पे चढ़ता हुआ उतरता हुआ, घाटियों में, है नहीं, ये निकलता है। और क्योंकि राजा का मैसेंजर है, इसलिए इसकी जो कपड़े होंगे वो भी कुछ स्पेशल ही होंगे। तो रास्ते में जो लोग, एक नाम आया सूसा नाम इसमें आया है। वहां के लोग जब उन्होंने देखा कि राजा का मैसेंजर जा रहा है, तो वो नीचे से ही, जब ये ऊपर होता था किसी पहाड़ के ऊपर, पहाड़ी पे चढ़ता हुआ उतरता हुआ वहां जाना चाहता है, जा रहा है, तो नीचे से उसको सैल्यूट मारते थे। और वो ऊपर से इनको देखता था मैसेंजर सैल्यूट मारता हुआ, तो ये लोग कैसे नजर आते थे? यहाँ लिखा है छोटी सी टाइनी माइस की तरह नजर आते थे। फिर ये होता हुआ इसने कितनी रेंज पास की, कितनी माउंटेन रेंजेस को, 5वीं, 6वीं और 7वीं पर्वत श्रृंखलाओं को क्रॉस करता हुआ ये वहां पहुंचता है। क्या नाम है उसका? एरेटा नाम है वहां का चीफ का। लेकिन ये चीफ से नहीं मिल पाता है। जब चीफ से नहीं मिल पाता है
और काम नहीं हो पाता है तो फिर ये वापस आता है, उसी रास्ते से वापस आता है। बहुत से थ्रेट्स, बहुत से प्रोमिसेस जो इसने सोचे थे कि मैं काम करके आऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, अब बहुत सी धमकियां, बहुत से डर इसके मन में है। और इस थ्रेट से, इन चीजों से, वो बातें जो राजा बेचारा, जिस राजा ने इनको कहा था कि तुम जाकर ये कहना, लिखित में कुछ था नहीं, सब कुछ ओरली बातें थी, ठीक है ना, उस डर से, उस थ्रेट से वो सारी बातें कंफ्यूज हो गई, मिक्स अप हो गई, गड़बड़ हो गई, ठीक है। वापस आता है, परेशान होता है, फिर राजा इसे कहता है, फिर राजा जो एमरकर किंग है वापस लौट के आ जाता है। फिर कहता है कि ये एक टैबलेट है, राजा ने शुरू, ये टैबलेट है, इसको, उस पर वो कुछ लिखता है, कहता है ये लिखा हुआ, और जो लिखा है वो किसकी शक्ल में है, जैसे नेल्स होती हैं, कीले होती हैं, इस तरह के बिंदु, इस तरह की कुछ आंकड़े हैं जो बने हुए हैं उस टैबलेट के ऊपर, है नहीं। वो यूरोप का राजा इसको फिर देता है मैसेंजर को कि तुम फिर जाओ, और ये वहां जाता है, पहुंचता है वहां के रूलर के पास, एरेक्टा नाम है वहां के रूलर है। पहुंचता है तो जब वो उसको देखता है, कौन, एरेक्टा के रूलर, तो उसके चेहरे पे गुस्से के भाव आ जाते हैं, है नहीं। फ्राउनिंग, पीछे आता है फ्राउनिंग, ये फ्राउनिंग चेहरा उसका थोड़ा सा नाराजगी होती है, क्योंकि वो इस तरह की जो आकृतियां हैं इसमें लिखा हुआ कुछ देखता है, जो स्पोकन वर्ड्स इसमें देखता है, और वो देखकर उसके चेहरे पे नाराजगी होती है, और वो उसको देखता रहता है, कीप सोनी कह रही, केप लुकिंग एट द टैबलेट, जो उसने पहुंचाई है उसको लिखित के अंदर, वो उसको देखता है और चेहरे पे उसके फ्राउनिंग एक्सप्रेशन हो जाए। तो यहाँ पर आके एपिसोड खत्म हो जाता है। यहाँ क्या बताया गया है, ये कहाँ पर लिखा है सारा एपिसोड, ये पूरी कहानी कहाँ लिखी है शॉर्ट के अंदर, ये लिखी है एपिक पोएम में। ये इस चीज का प्रमाण है कि उस वक्त में मेसोपोटामिया में राइटिंग की शुरुआत थी, अर्लीस्ट स्टेज था राइटिंग का, है नहीं। और मेसोपोटामिया में इस तरह से लोग लिखकर अपने आप को, क्योंकि उनको लिखना पढ़ना आ गया था, तो अपने आप को सुपर समझने लगे थे औरों से, औरों के मुकाबले। ये शो करता है यहाँ पर आके, यहाँ इतना ही बताया गया है आपको। इसके बाद आता है अर्बनाइजेशन, ये टॉपिक आता है आपका, पेज नंबर है 36 पेज पे आप देखते हैं। ये क्या है, साउथ मेसोपोटामिया। साउथ मेसोपोटामिया में क्या, शहर, सिटीज, कहाँ, किसके अराउंड बसे, टेम्पल्स के अराउंड, और यहाँ के राजा, और यहाँ के सिटीज, और यहाँ के सिटी कहाँ कहाँ डेवलप हुए। ये आप, मैंने पहले बताया था आपको कि मंदिर के आसपास अधिकांश मैक्सिमम सिटीज डेवलप हुए, ठीक है, वही राजा, वही बहुत। इसमें हम आगे पढ़ते हैं। ये आपसे कहता है कि करीब 5000 BC settlements had begun to develop in southern Mesopotamia, यानी 5000 BC, 5000 साल पहले, ईसा से पहले 5000 साल पहले से पहले, कितना, यहाँ पर सिटी, साउथ मेसोपोटामिया में सिटीज डेवलप होना शुरू हुए। द अर्लीस्ट, सबसे पुराने शहर, emerged from the some of these settlements, these were of the various, सबसे पुराने शहर जो खुदाई में सामने आए, जब खोद कर निकाले गए, तो वो 3 तरह के थे। नंबर 1 था दो दैट ग्रेजुअली डेवलप्ड अराउंड, वो शहर जो मंदिर के आसपास डेवलप हुए, वो सिटी जो मंदिर के आसपास बने हुए देखे गए, नंबर 1। नंबर 2 था दो दैट वर डेवलप्ड सेंटर, वो सिटी जो व्यापारिक मंडी, जहां मंडी होती थी उसके आसपास बस्तियां, सेटलमेंट देखी गई, 2 तरह के। और तीसरा जो काइंड था वो था टेम्पल्स वर द, सॉरी, एंड द इंपेरियल, और थर्ड था इंपेरियल, जहां पर राजा, शहनशाह महलों में रहा करता था, वहां पर बस्तियां देखी गई। ये 3 तरह की। यहाँ ये कह रहा है आपसे फर्स्ट और सेकंड, इन 2 को हम डिस्कस करेंगे, थर्ड को हम आगे वाले चैप्टर्स में, आगे वाले थीम्स में डिस्कस करेंगे। ये आपको ऐसा बता रहा है। इसके बाद कहता है अर्ली सेटलर्स, उस जमाने के जो कॉलोनाइजर थे, जो सेटलर थे, उनका ओरिजिन वो कहां से आए इसका पता नहीं है, अभी तक इसका पता नहीं है। बिगिन टू बिल्ड, ये यहाँ पर आए, बाहर के लोग आए, और इन्होंने यहाँ पर आकर सिटीज को बनाना शुरू किया, बिल्ड एंड रिबिल्ड, टेम्पल बनाए, पूजा स्थल बनाए, एट
खास खास जगहों पर अपने अपने गांवों में उन्होंने टेम्पल्स को बनाया। द अर्लीस्ट नॉन टेम्पल वाज ए स्मॉल श्राइन। सबसे पुराना जो टेम्पल है वो छोटा सा एक टेम्पल, एक श्राइन है, एक पूजा स्थल है यहाँ पर। वो किसका बना हुआ है? ईंटों का बना हुआ है। वो ईंटें कैसी हैं? कच्ची ईंटें हैं, बिना पकी हुई ईंटें हैं। वो देखा गया, वो निकला यहाँ पर। इसके बाद आता है द टेम्पल्स वर द रेजिडेंस ऑफ द वेरियस गॉड, है ना। अब मंदिरों में क्या होता है? देवी देवता होते हैं, तो ये भी देवी देवताओं के स्थल थे। यहाँ वही रहा करते थे। कौन कौन से देवी देवता? मून गॉड, चंद्र देवता, या या इनाना। इनाना कौन देवती थी? ये प्यार की देवी थी, गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, युद्ध की देवी और प्रेम की देवी। दोनों ही ट्रेड इसके अंदर थे। कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिक। ये मंदिर, ये जो देवी देवताओं के थे, ये ईंटों के बने हुए थे। टेम्पल्स बिकेम लार्जर ओवर टाइम। समय के साथ, समय बढ़ता गया, समय के साथ साथ टेम्पल बड़े होते गए। इनमें और कमरे, रूम्स अटैच होते गए। इनका नक्शा, इनका मैप बदलता गया। ओवर टाइम सेवरल लुक्स अराउंड द कोर्टयार्ड। बीच में आंगन बना दिए गए और आसपास बहुत सारे कमरे बना दिए गए। एक कमरे के अंदर भगवान होते थे, बाकी कमरों के अंदर दूसरे कामकाज हुआ करते थे। वो क्या कामकाज होते थे? गोइंग इन आउट। इसके बाद कहता है द टेम्पल वॉज द हाउस ऑफ गॉड, ठीक है। बट टेम्पल ऑलवेज हैड देयर। टेम्पल में आना जाना, एंट्रेंस और एग्जिट, इस तरह के दरवाजे हुआ करते थे आने जाने के। अब कह रहा है द गॉड। इसके बाद ये यहाँ पर थे द गॉड वॉज द फोकस ऑफ वर्शिप। भगवान उनके वर्शिप के फोकस हुआ करते थे, मतलब भगवान की पूजा होती थी। मंदिर में आते थे लोग, सबसे पहले भगवान के ढोक लगाते थे, उसके बाद फिर वो दूसरे काम करते थे थ्रू ग्रेन। और लोग आते थे अपने साथ, क्या लाते थे? चढ़ावा लाते थे। चढ़ावा लाते थे, क्या क्या लाते थे? ग्रेन, अनाज लाते थे, कर्ड, दही लाते थे, फिश, मछली लाते थे, फिश लाते थे। फ्लोर्स ऑफ द सम अर्ली टेम्पल्स, है नहीं, हेड थिक लेयर्स ऑफ द फिश। क्योंकि उस वक्त में बड़ी बड़ी मछलियों की हड्डियां मिली हैं उन मंदिरों में, जिसका मतलब है वो अपने आप में ये इस चीज का प्रमाण है। यहाँ पर लोग फिश लाते थे देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए, वहां मिली है। द गॉड वाज आल्सो द थियोरेटिकल ऑनर ऑफ द एग्रीकल्चरल। इस तरह से भगवान का संबंध खेती बाड़ी से हुआ करता था, इसलिए लोग अपनी प्रोडक्ट को चढ़ाने के लिए लाते थे। कुछ अंश उसका यहाँ देते ताकि उनकी खेती बाड़ी और आगे डेवलप हो और वो फले फूले, फ्लावरिश हो। एग्रीकल्चर फील्ड, फिशरीज एंड द थर्ड्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी, ये सब चीजें यहाँ पर आती थी। इन टाइम द प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कई खानों का यहाँ पर क्या होता था? प्रोसेसिंग होता था। जैसे कटाई है, जैसे बुनाई है, जैसे कढ़ाई है, बहुत सारे काम मंदिरों में हुआ करते थे उस वक्त में। ग्राइंडिंग है, स्पिनिंग है, वीविंग वुलन क्लॉथ्स है, ऊनी कपड़ा बुनना है, बस ये सारे काम भी मंदिर में हुआ करते थे उस जमाने में। Organizer of production at a level above the household employee distribution and the allotment of grains, मतलब किसको कौन सा खेत देना है, किसको कितना अनाज देना है, ये कामकाज भी मंदिरों के थ्रू हुआ करते थे, यहीं पर होते थे। प्लाउ एनिमल्स, ब्रेड, बियर, फिश, सब चीजें। द टेम्पल ग्रेजुअली डेवलप एन एक्टिविटी। इस तरह से टेम्पल क्या बन गए? डिफरेंट एक्टिविटीज का सेंटर बन गए। एंड बिकेम द मेन अर्बन, और ये मेन शहरी संस्था बन गई। बट देर वॉज ऑल्सो अनदर फैक्टर ऑन दी सीन। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।